हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज का कॉमिक विशेषांक पीछे पड़ा भालू का पहला भाग। पीछे पड़ा भालू। एक सुबह जब राज दरबार की कार्रवाई आरंभ करने के लिए विक्रम सिंह ने अपना आसन ग्रहण किया तो वो हो गया चकनाचूर। आइले महाराज, बचिए। वाह! अरे, इतना मजबूत भी टूट गया। अब तो धातु का बनवाना पड़ेगा। महाराज, कितनी बार कहा है कि आप थोड़ा वजन कम करें। दम लगाकर, जोर लगाकर, हाई चा। अरे, तुम सब मेरे पीछे क्या कर रहे हो। जैसे तैसे सबने मिलकर विक्रम सिंह को टूटे सिंहासन से उठाया। महाराज को इस दुनिया से उठाने के लिए मैं अकेले ही काफी हूं। मेरा सिंहासन तो टूट गया, अब मैं कहाँ बैठूंगा। पिताजी, आप मेरे सिंहासन पर बैठ जाइए। फिर तुम कहाँ बैठोगे बेटा। मैं तो गुल्ली डंडा खेलने जा रहा हूँ पिताजी। महाराज, ये क्या कर रहे हैं। मोहक सिंह के सिंहासन पर तो आप आधे ही आएंगे। फिर मैं कहाँ पर बैठूं। आइए महाराज, मैंने आपके लिए कालीन पर आपातकालीन प्रबंध कर दिया है। हाँ, ये आसन नहीं टूटने का। विक्रम सिंह ने अपना आसन ग्रहण किया ही था कि इसे भी ग्रहण करें महाराज। ये क्या है राजवैद। ये मोटापा वजन कम करने की दवा है महाराज। अजी, अब पी भी लीजिए। जी हाँ महाराज, वरना आरती उठाने वाला भी कोई ना होगा। ठीक है महारानी, अगर तुम कहती हो तो पी लेता हूं। बोलो नीम हकीम जिंदाबाद, पर मुच्छड़ मुर्दाबाद। राजवैद, ये दवा तो बहुत स्वादिष्ट थी। जी हाँ महाराज, ये ताजे पकड़े कैचुओं का अर्क था। इसे पीकर आप कैचुओं की तरह पतले हो जाएंगे। क्या? आ! अरे, इन्हें तो उबकाइयां शुरू हो गई। ऐसा तो मुझे तब हुआ था जब मोहक होने वाला था। महारानी जी, फिर तो अनर्थ होने वाला है। मेरे होते अनर्थ नहीं हो सकता महाराज। ये गोली चूस लें। कप। ये गोली मैंने घोड़े की लीद मिलाकर बनाई है। उपकाइयों के लिए बहुत फायदेमंद है, भले ही उल्टियां शुरू हो जाएं। सब अपनी अपनी नाक पर रुमाल रख लो। महाराज की तबीयत खराब है, इन्हें बाहर निकालो, विश्राम के लिए भेजो। मगर विक्रम सिंह की उल्टियां शुरू हुई तो फिर न रुकी। 2 घंटे पश्चात विक्रम सिंह के शयन कक्ष में। राजवैद, महाराज की उल्टियां तो रुक ही नहीं रही। मैं उल्लू की आग का काढ़ा बना रहा हूं महामंत्री जी, पर उसमें डालने के लिए जंगली मधुमक्खियों का शहद मेरे पास उपलब्ध नहीं है। पर ऐसे तो निर्जलीकरण के कारण महाराज मर जाएंगे। चलो, भला टलेगी। मेरे होते हुए निर्जलीकरण से नहीं मर सकते, वो तो हम सब जानते हैं। निर्जलीकरण मतलब शरीर में जल की कमी होना। बाकेलाल, सेनापति, जंगली मधुमक्खियों का शहद तुम में से कौन लाएगा। महामंत्री जी, मेरे पाँव में अभी खड़े खड़े झटका आ गया है, और छत्ते से शहद निकालने के बाद भागने के लिए पाँव तो मजबूत होने ही चाहिए। बागेलाल को भेज दो, उसके पाँव घोड़े की तरह मजबूत है। मोच का इलाज भी है मेरे पास। सेनापति को हाथी से झटका लगवाना होगा। बाकेलाल, तुम जाओ, क्योंकि सेनापति को महाराज की उल्टियों की सफाई की व्यवस्था युद्ध स्तर पर करनी है। कहीं महाराज की ये बीमारी महामारी न बन जाए। जो आज्ञा महामंत्री। मैं भालू होता तो तुम्हें कष्ट न देता बाकीलाल। बाकीलाल बादशाह पर सवार होकर जंगल की ओर चल पड़ा। मैंने गुग्गल अपने पास रख ली है। उसे सुलगाकर उसका धुआं जब मैं छत्ते की तरफ उड़ाऊंगा तो सारी मधुमक्खियां उड़ जाएंगी। फिर मैं शहद निकाल लूंगा। क्यों बाकीलाल, सिर के बल गिराऊं या मुंह के बल? चल, पीठ के बल गिराता हूं। अबे रुक जा। घर बिल्कुल ठीक जगह पर आकर गिरा है। घर, क्योंकि यहाँ मौजूद है भग्गू गीदड़। ये तो गीदड़ है। तेरी की, ये तो गीदड़ है, मैं तो शेर समझा था। बाप रे, भागो। गीदड़ अकेले आदमी पर वार करने से नहीं चूकते। हुआ हुआ, वाह मानव, और वो भी मुझसे ज्यादा डरपोक। ही हुआ हुआ। वन में ही एक स्थान पर। दर्शन दे भगवान, दर्शन दे भगवान, दर्शन दे भगवान। इस ऋषि का नाम था पत्नी भक्त, जो भगवान वरदे का घोर भक्त था, जो कि उस समय भ्रमण पर स्वर्ग से पृथ्वी पर पहुंच गए थे। दर्शन 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 दर्शन। ओह, ये तो मेरा भक्त है। इस वक्त भी मेरी कठिन आराधना में लीन है। इसे दर्शन भी दूंगा और वरदान भी। आंखें खोलो बस, देख कौन आया है। कौन है बे? ओह भगवान वरदे, वर नहीं दोगे भगवान? तेरी कठोर तपस्या देखकर वही देने तो आया हूं। मांग, क्या मांगता है? भगवान, मुझे दमे की बीमारी है, और ये मुझे वातावरण में फैली धूल से होती है। ये धूल कण मुझ तक ना पहुंचे, कुछ ऐसा जुगाड़ करवा दे भगवान। मेरा मतलब भगवान।
तो फिर ये ले वत्स, इस मंत्र को खींच के छोड़ू कहते हैं। इसे अपनी पीठ पर टांग लो, ये आसपास की सारी धूल खींचकर पीछे को छोड़ देगा। मगर ध्यान रहे, अगर इसे किसी अन्य ने धारण किया तो फिर उसमें से छूटने वाली धूल भयंकर आंधी के समान होगी, और वह आंधी तभी रुकेगी जब इसके पिछले छेद को बंद कर दिया जाएगा। वह मंत्र देकर भगवान वर्दे तुरंत ही आगे बढ़ गए और तब, अरे भगवान अब तो दर्शन दे दे। कितनी देर से तुझे मनाने के लिए एक टांग पर खड़ा होकर तेरा नाम दर्शन दर्शन चिल्ला रहा था। तू मेरे दमे के रोग के कारण मुझसे रूठ गई थी ना। ये देख, भगवान वर्दे ने प्रसन्न होकर मुझे क्या दिया है। और तभी अब तेरे सारे रोग कट जाएंगे ऋषि पत्नी भक्त, क्योंकि मैं यमदूत हूं। तेरा समय पूरा हो गया, मैं तुझे लेने आया हूं। नहीं, मैं मरने के लिए थोड़े ही पैदा हुआ हूं, बचाओ। यमदूत खिड़की से झांकती ऋषि पत्नी को नहीं दिखाई दे रहा था। यमदूत ने ऋषि पत्नी भक्त की आत्मा उसके जिस्म से खींचनी शुरू कर दी। मूर्ख, जो पैदा हुआ है उसे तो मरना ही पड़ता है। छोड़, मेरी आत्मा को छोड़ दे कमबख्त। उफ, पकड़ में क्यों नहीं आ रही। इसी पल बाकेलाल आ टकराया मृत ऋषि पत्नी भक्त से। ओ ये क्या, ये तो बाकेलाल है। हड़बड़ाहट में बाकेलाल ने मृत ऋषि को एक तरफ धकेला और खुद भाग पड़ा। संयोग से ऋषि जाकर गिरा सीधा गीदड़ के आगे। हुआ हुआ, ओ वो तो भाग गया, पर यह भी बुरा नहीं, मेरा पेट इससे भी भर जाएगा। ये शायद मुझे देखकर बेहोश हो गया है। बाकेलाल मेरे स्वामी को गीदड़ की ओर धकेल कर खुद भाग गया। बाकेलाल अब तू नहीं बचेगा दुष्ट। स्वामी क्षमा करना, मैं तो रो भी नहीं सकती, क्योंकि गीदड़ ने आवाज सुन ली तो मुझे भी फाड़कर तुम्हारे पास पहुंचा देगा। इधर बाकेलाल किसी तरह मधु लेकर महल पहुंचा। आओ बाकेलाल, शहद ले आए। जी हाँ महामंत्री जी, ये रहा। मैंने शीशी में गुड़ की चाशनी भरी हुई है, ये शहद ही लगे इसके लिए मैंने एक मधुमक्खी भी मारकर शीशी में डाल दी है। मगर बाकेलाल, तुम्हारे वस्त्र कैसे फट गए। सूजा तो तुम्हारा थोबड़ा होना चाहिए था। बस यूं ही जरा भालू से भिड़ंत हो गई थी सेनापति, कमबख्त भाग गया, वरना आज मैं उसकी खाल भी लेकर आता। अच्छा हुआ सेनापति कि तुम शहर लेने नहीं गए, वरना भालू अपनी गुफा में तुम्हारी खाल सजा रहा होता। उल्लू की आंख का काढ़ा तैयार है, यह शहद मिलाकर काढ़ा मैं महाराज को पिलाता हूँ। काढ़ा बनाकर राजवैद्य विक्रम सिंह के पास पहुंचा। महाराज, ये दवा पी लीजिए, इसे पीते ही उल्टियां बंद हो जाएंगी और दस्त लग जाएंगे, पर इसका इलाज भी मेरे पास है। करेले का उबला हुआ पानी और तोरी के सूखे बीज। तभी वहां गूंज उठी टंकार। तेरी फूं की फूं, मैं महामंत्री बोल रहा हूं, तुम कौन बोल रहे हो। मैं द्वार पर अश्वपाल बोल रहा हूं महामंत्री जी। बाकेलाल जी कहाँ हैं। यही हैं, क्यों, क्या बात है। उन्हें फौरन भगा दीजिए या कहीं छिपा दीजिए, क्योंकि बहुत से क्रोधित ऋषि मुनि उनकी खोज में अभी अभी जबरदस्ती महल में घुस आए हैं। वो सब के सब बाकेलाल जी को शाप देना चाहते हैं, एक ऋषि को गीदड़ के सामने ढकेलकर उसकी हत्या के जुर्म में। क्या। फिर जब महामंत्री ने बाकेलाल को यह बात बताई तो बाकेलाल के रोंगटे भय से खड़े हो गए। बाकेलाल जल्दी करो, महाराज के पलंग के नीचे घुस जाओ, वहां उल्टी के पात्र रखे, इसलिए कोई ऋषि मुनि उस तरफ नहीं झाकेगा। सेनापति के बच्चे, तुझे देख लूंगा। और तभी, अरे राजधोबी, तुम यहां कैसे। महामंत्री, बाहर वर्षा के आसार लग रहे हैं, इसलिए मैं कपड़े सुखाने के लिए यहीं चला आया। बाकी कपड़े मैंने अन्य कक्षों और दरबार में रस्सियां बांधकर सूखने के लिए डाल दिए हैं। आप जरा पीछे हट जाएं, मुझे अपने काम में दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। धोबी के जाने के बाद एक दरबारी ने घबराए हुए वहां प्रवेश किया। बाकेलाल जी, सारे ऋषि चप्पे चप्पे पर आपकी तलाश करते हुए आपको शाप देने इसी ओर आ रहे हैं। राजकुमार बोहक सिंह ने उन्हें बता दिया है कि आप महाराज के कक्ष में हैं। क्या। तरकीब सूझ गई। बाकेलाल, जल्दी से महाराज के पजामे में घुस जाओ, वहां तो जगह भी ना होगी। सेनापति, मुंह संभाल कर बात करो। मैं उस पजामे की बात नहीं कर रहा हूं महाराज जो आपने पहना हुआ है, बल्कि उस पजामे की बात कर रहा हूं जो वहां खूंटी पर सूखने के लिए लटका हुआ है। मैंने पजामे के दोनों पांचों के नीचे से गांठ बांध दी है, ताकि अंदर घुसकर तुम नीचे से गिरो नहीं। पजामा यहीं खूंटी से टंगा होगा तो किसी को पता नहीं चलेगा कि इसमें बाकेलाल है। ऊपर से मैं पजामे का मुंह नाड़े से बंद कर दूंगा, हवा तक अंदर नहीं जा पाएगी। बम बम बोले, जय संतोषी माता की। बाकेलाल इसी कक्ष में होगा, देखते ही शाप दे देना। बाकेलाल जल्दी करो, मैं इन्हें नहीं बताऊंगा कि तुम यहाँ छुपे हो। छिप बाकेलाल, छिप जाओ। बोलो राजा, दुष्ट बाकेलाल कहाँ है। मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे पजामे में। राजा होकर हमसे उपहास करता है, दहशाप। मुझे मेरी योग शक्ति बता रही है कि बाकेलाल उत्तर दिशा की ओर है। उत्तर दिशा तो यही है, पर यहां तो बाकेलाल कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। और तुम तो सेनापति हो, तुम यह दीवार की तरफ मुंह करके क्या कर रहे थे। पजामे में गांठ लगा रहा था।
क्या? छी छी, तुमने यहाँ कक्ष में गंदा कर दिया और उधर राजा वहां उल्टी कर रहा है। लगता है विशालगढ़ में महामारी शीघ्र ही फैलने वाली है। थोड़ी देर पश्चात बाकेलाल यहाँ नहीं है, पर मेरी योग शक्ति तो बार बार बाकेलाल के यहाँ होने का आवाज दे रही है। किसे पता था कि एक दिन मुझे ऋषियों से जान बचाने के लिए मुच्छड़ के पजामे में शरण लेनी होगी। सेनापति, कपड़े सूख गए होंगे, अब इन्हें स्त्री के लिए ले जाना है। अरे, इस पजामे का भार इतना कैसे बढ़ गया? ऐसा लग रहा है जैसे महाराज की एक टांग इसमें ही छूट गई हो। अच्छा महाराज, जयराम जी की, चल चल मेरे गधे। टैचू टैचू मार के हो रहा है, चल तो रहा हूं। गधे के बच्चे, संटी तुझे लगी हुई है। हम भी चलते हैं, शायद बाके महल से निकल गया है और उत्तर की ओर भाग गया है। पर हम उसे छोड़ेंगे नहीं, शाप जरूर देंगे, अपने साथी की हत्या का भयंकर दंड देंगे। बचाओ 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 बचाओ। महाराज गजब हो गया, आपके पजामे में भूत है, वो हिल रहा है। मैंने नारा खोलकर देखा तो भूत की चोटी मुझे दिखी। ओह, वह जरूर बाकेलाल होगा, पकड़ो उसे। मगर तब तक बाकेलाल पजामे से निकलकर हो चुका था तुर्की। भागो, कहीं ऋषियों ने देख लिया तो शाप दे देंगे। पर मैंने ऋषि की हत्या कब की? शायद उस ऋषि को कीचड़ खा गया होगा जो मेरे धक्के से गिर पड़ा था। मेरी योग शक्ति बता रही है कि बाकेलाल अब दक्षिण में गया है और दक्षिण में है नगर। ऋषि नगर की ओर बढ़ते चले गए। इधर नगर में उस वक्त मचा हुआ था हंगामा। भागो, मक्खी दैत्य आ गया। मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? मैं तो भीतर जाने के लिए पहले से ही रास्ता बना लेता हूँ, घरों के शीशे तोड़कर। संयोग से मक्खी राक्षस का फेंका एक पत्थर जा टकराए नगर में बाकेलाल की तलाश करते ऋषि खुंदकी से। ओह, ये पत्थर मुझे किसने मारा? मैं उसे चट्टान मारूंगा। तड़ाक! मेरी योग शक्ति बता रही है कि बाकेलाल भी उसी दिशा में है जिधर से पत्थर फेंका गया है। वो रहा बाकेलाल, दीवार फांद कर जा रहा है। पकड़ो उसे और अभिमंत्रित जल फेंक कर उसे शाप दे दो। पत्थर का बदला पत्थर। ऋषि का फेंका पत्थर जा टकराया कांच के शैतान मक्खी राक्षस से। मेरी बीवी ने बेलन मारकर मुझे पहले ही एक जगह से फोड़ रखा है। उस जगह को भरने के लिए ही मुझे रक्त कणों की जरूरत है, क्योंकि रक्त कणों में लौह तत्व होते हैं जो कि मेरे जिस्म पर चढ़ी कांच की परत को भी लौह समान मजबूत कर देंगे। मगर इन दड़ियलों ने मुझे पत्थर क्यों मारा? अब मैं परिवर्तित होता हूँ अपने उस रूप में जिसके कारण मेरा नाम पड़ा है मक्खी राक्षस। दूसरे ही पल मक्खी राक्षस का जिस्म लाखों मक्खियों के रूप में बिखर गया। अब मक्खी राक्षस का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। क्यों? मुझे मेरे असली रूप में देखते ही हो गई ना सट्टी पट्टी गुम। चलो, मैं तुम पर इतना रहम कर देता हूँ कि तुम जहां जहां कहोगे मैं वहां वहां डंक मारूंगा। डंक तो सभी जगह दर्द करेगा। ये कह रहा है तो दाढ़ी पर डंक मरवा लो। ठीक है, दाढ़ी पर मारूंगा, पर मारूंगा दाढ़ी की जड़ में। घना समझदार बन गया था। और खटिया के नीचे ये कौन छुपा हुआ है? हमला! ये भिन्न भिन्न का शोर कहां से आ रहा है? बाहर निकल कर देखता हूं। अरे, बच गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज की कॉमिक पीछे पड़ा भालू के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।